नमस्कार, द लीगल ऑब्जर्वर में आपका खास स्वागत है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है खास मेहमान पूर्व आईएएस रविशंकर श्रीवास्तव जी। एक बड़ी आम बात है कि सरकार से बड़ा मुकदमेबाज कोई नहीं होता, सरकार खुद डिले करती है, यानी कि आईएएस अधिकारी। आप आईएएस अधिकारी रह चुके सीनियर मोस्ट 85 बैच के। सर, ये जो कहा जाता है कि सरकार से बड़ा मुकदमेबाज कोई नहीं होता, अगर सरकार अपने मुकदमे के लिए सही टाइम पर निपटा दे तो काफ़ी पेंडेंसी अपने आप खत्म हो जाएगी, ये कितना सही, और अगर ऐसा है तो क्यों है? नहीं, आपका ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल वैलिड है। 70% से ज़्यादा केसेस में कंट्री में आज सरकार ही लिटिगेंट है। सरकार का लिटिगेंट होने का मतलब ये है कि आम आदमी को जो रिलीफ सरकार से, जो उसको स्टैट्यूटरी राइट्स के तहत जो रिलीफ चाहिए, जो बेनिफिट्स चाहिए, वो उसको नहीं मिल रहा है, और वो एज अ मैटर ऑफ क्लेम, एज अ मैटर ऑफ राइट पहले सरकार से उसकी मांग करता है और नहीं मिलती तो जुडिशियल फोरम पर उसको जाना पड़ता है। रही बात यह कि वो इतना पेंडिंग क्यों है, पेंडेंसी क्या है, उसका जवाब बहुत अच्छा पैलेटेबल जवाब नहीं है। शायद मैं पूर्व ब्यूरोक्रेट हूँ, हमारे साथी कलीग्स को अच्छा ना लगे जो मैं रिप्लाई देने वाला हूँ। उसका मुख्य कारण ये है इनसेंसिटिविटी। हम ना तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ते हैं, ना हमें लोगों के बेसिक राइट्स के बारे में पता है, ना हमें आज सरकारी अफसर को, सरकार के नेताओं को, सरकार के मंत्रियों को जो सबसे ज़्यादा खराब जो बात लगती है कि लोकतांत्रिक देश में हम जनता के सर्वेंट्स हैं और जनता को हमने अपने संविधान के तहत, अब विभिन्न प्रकार के कानूनों के तहत वी हैव गिवन देम सर्टेन राइट्स, जो उनका एज अ मैटर ऑफ राइट दे कैन क्लेम। जब वो क्लेम करने के लिए आते हैं तो हम उनको डिफरेंट किस्म के फोरम्स बना रखे हैं हमने, और फोरम्स की मैं आपको बताऊं, आपको जान के हैरानी होगी, एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है जिसके अंदर 3 लेवल ऑफ फोरम्स बनाए गए हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि कोई भी सरकारी अफसर इस एक्ट को पसंद नहीं करता है, और हर आदमी अपना काम जो है, जो भी सरकारी कार्यकलाप है, उसको गुपचुप ढंग से करना चाहता है। और लिहाजा कोई भी व्यक्ति, आप देखिए जो इन्फॉर्मेशन कमीशंस हैं हमारे देश में बने हुए, जो टॉप अथॉरिटीज़ हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत उसको, उनके राइट्स को, जनता के राइट्स को इन्फोर्स करने का उनके पास मैक्सिमम पेंडेंसी है। पहला जो इन्फॉर्मेशन आया ऑफिसर होता है, PIO जिसे हम कहते हैं, उसके पास एक ही काम है कि आपने सही फॉर्मेट में आपने एप्लीकेशन प्रस्तुत नहीं करी। आपको एक और बताओ हैरानी, मैं इस एक्ट को हैंडल कर रहा था एज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स 4 साल पहले। तो मेरे पास बहुत से रेफरेंसेस इस बात के आया करते थे कि साहब ये तो हेल्थ डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन थी, उसने सेक्रेटरी इरिगेशन का नाम लिख दिया। अब आप देखिए कि व्यक्ति, ये हमारे को पता है, हमारे ऑफिसर को पता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन है, उसने जो पोस्टल ऑर्डर है, जो एप्लीकेशंस में कंटेंट है, जो उसे सूचना थी, वो सब सही लिखा, एड्रेस उसने गलत लिख दिया। तो क्या होता था कि उसको वापस कर दीजिए कि साहब जाइए दोबारा अप्लाई करिए। अब आप देखिए, अगर वो आदमी, मैं जयपुर हेडक्वार्टर है स्टेट का, इतना बड़ा स्टेट है, अगर वो आदमी मान लीजिए बांसवाड़ा का रहने वाला है, जोधपुर का रहने वाला है, वो क्या करेगा? तो मुझे सरकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने ये मैं ले आया और एक अमेंडमेंट करा कि अगर सेक्रेटरी इवन एड्रेस गलत भी लिखा हुआ है, कंटेंट सही है, तो हम उसे इन्फॉर्मेशन देने से मना नहीं कर सकते। हमारे ऑफिसर की ये ड्यूटी होगी कि वो हेल्थ सेक्रेटरी को वो एज इट इज़ उसे फॉरवर्ड कर दें। पहले सिस्टम नहीं था ये। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जो लिटिगेशन पेंडेंसी का मेन कारण क्या है कि मोस्ट ऑफ आवर ऑफिसर्स दे डोंट लाइक टू पार्ट विद इन्फॉर्मेशन, दे डोंट वांट टू पार्ट विद द रिलीफ। और उसका एक कारण ये है कि रूल्स रेगुलेशंस को पढ़ते नहीं, उनका पर्सपेक्टिव क्लियर नहीं है। एक SHO से लेके टॉप सिविल सर्वेंट तक जब नौकरी में आता है तो ये समझता है कि मुझे जैसे वो लाइसेंस मिल गया है, लाइसेंस टू एक मतलब नॉट वेरी पैलेटेबल वर्ड्स में, लाइसेंस टू लूट जैसे कहते हैं ना, लाइसेंस टू किल, लाइसेंस टू हैरेस। हाँ, सो लाइसेंस टू हैरेस है। हमारा ये राइट है। हमारे को आप देखिए, कोई भी आदमी, मुझे हैरानी इस बात की होती है कि हम जनता के पैसे से इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग्स, ऑफिसेज बनाते हैं, लेकिन जनता का कोई भी आदमी आज बिना परमिशन के, बिना अपनी ID के, बिना जो है, आज एक हमने करा क्या है, हमने आधार और पैन इंट्रोड्यूस करके आपको निर्जीव बना दिया है, और हम उसका एक हमेशा सहारा लेके किसी न किसी बहाने से उसे रोकने का, ये हमारी एक फितरत बन गई है। तो ये लिटिगेशन सर, ब्यूरोक्रेसी में कहा जाता है कि अब वो नो मोर स्टील फ्रेम है। स्टील फ्रेम अब नहीं रहा, ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है जी।
तो का भी अक्सर ट्रांसफ़र होता रहा है, कैट भी आपको जाना पड़ गया। हाँ जी। आपके रिटायरमेंट से चंद महीने पहले का ट्रांसफ़र कर दिया गया था एक जूनियर के लिए जी। तो खैर वो एक अलग से मुद्दा है, लेकिन जो स्टील फ्रेम है वो है कि नहीं है? स्टील फ्रेम क्या है? देखिए, स्टील फ्रेम एक ब्रिटिश राज के ज़माने का कॉन्सेप्ट था। मैं ये नहीं कहता कि आज एक ब्यूरोक्रेट जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू सिलेक्ट होके आता है और वो ये कहे कि स्टील फ्रेम का आड़ लेके और कहे कि भाई मैं कुछ भी नहीं करना चाहिए, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि आज इट्स अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव है, सेंसिटिव है टुवर्ड्स द नीड्स एंड एस्पिरेशंस। लेकिन नीड्स एंड एस्पिरेशंस जो लोगों की है, जो जनता की है, वो फॉर दैट एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत जहाँ तक हो सके हमें अगर पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस हमारे को उस फ्रेमवर्क के तहत आते हैं तो वी शुड एक्सेप्ट इट। बट चूँकि सिस्टम ऐसा बन गया है, आपको पता है कि ट्रांसफ़र एक ऐसी डैंगलिंग सोर्ड है जिसका बखूबी से माननीय उच्चतम न्यायालय के हजारों निर्देशों के बावजूद भी कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप उसको फॉलो करने को तैयार नहीं है। आपको कितनी बार ट्रांसफ़र हुआ? मुझे ये तो याद नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे 37 साल के करियर में मेरा कम से कम 37 बार तो ट्रांसफ़र हुआ ही होगा। 37 बार ट्रांसफ़र। हाँ। अच्छा, आपकी मंत्रियों से नहीं बनती थी, जो डीजी माफ़ करिए पंचायती राज के मंत्री थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा आपके बारे में कमेंट भी किया था। तो अगर आईएएस सही है तो मंत्री क्यों कमेंट करता है, और आईएएस गलत है तो मंत्री एक्शन लेता है? क्या वजह है कि जो सामंजस्य कोऑर्डिनेशन होना चाहिए? उसका कारण ये है, मैं आपको बताऊं, बेसिकली क्या होता है कि मंत्री महोदय वगैरह एक वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। उनसे हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो नियम कानून, संवैधानिक कन्वेंशंस हैं, लेजिस्लेटिव कन्वेंशंस हैं, गवर्नेंस के प्रेसिडेंट्स हैं, उनका पूरी जानकारी वो रखें। लेकिन मंत्री महोदय लोग क्या करते हैं, जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि माननीय, मतलब नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमारे पूर्व में एक वित्त मंत्री और गृह मंत्री रहे हुए, बड़े पावरफुल मिनिस्टर रहे हुए। तो मंत्री जब क्या करता है कि ब्यूरोक्रेट के शू में जाने की कोशिश करता है, और वो ब्यूरोक्रेट से इस कंपटीशन में आता है कि मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, आपसे ज़्यादा आर्टिकुलेट हूँ, मैं आपसे ज़्यादा अच्छी अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो वहाँ सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। इसी प्रकार कई सिविल सर्वेंट्स हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सिविल सर्विस में अपना जो काम है हमारा कि किसी भी मुद्दे को, किसी भी इशू को प्रॉपर रिसर्च करके उसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाकर और एक नपी तुली बैलेंस्ड एडवाइस देनी चाहिए माननीय मंत्री को, हम नहीं करते हैं। हम आज हमारे किसी भी सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स होता था, एक जहाँ पे हम सारे रूल्स रेगुलेशंस के प्रेसिडेंट्स हुआ करते थे। आज जो नियम कानून, आज जल्दबाजी है सबको, सब लोग जल्दी में हैं। आज कानून कैसे बनता है? माननीय मुख्यमंत्री जी आए, जनता के किसी आदमी से मिले, उन्हें कोई रिलीफ उन्हें देना आए और उनका अब ये कानून बना दो। अब वो कानून, जैसे हमारे यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताऊँ, एक लॉ अभी हमारे यहाँ बनाने के लिए 5 साल से मशक्क़त चल रही है, अकाउंटेबिलिटी बिल। तो अब उसके बारे में बिना पढ़े लिखे और बिना मेहनत किए, बिना प्रेसिडेंट्स को जाने, बिना उसके इम्प्लीकेशंस को यदि हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो वो भी ख़राब बनता है। और मंत्री महोदय वगैरह उसके इम्प्लीकेशंस को समझे बगैर अगर सीधे कहते भाई इसको कभी कल ही ले आओ, तो वो पता लगता है कि वो इस तरह के उल्टे सीधे कानून बन के आते कि अगले दिन कोर्ट में चैलेंज होते हैं, और वो या तो कोर्ट रजिस्टर कर देती है या उससे लिटिगेशन पहुंच जाता है। आपने देखा होगा कि विधानसभाएं आजकल 40 दिन से ज़्यादा रहती नहीं सत्र में। विधानसभा में कोई भी मैटर आज सिलेक्ट कमेटी में भेजे जाने की परंपरा ही समाप्त हो चुकी है। तो इसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि हम हैफेजर्ड वे में हम काम कर रहे हैं। ये जो हैफेजर्ड वे है में काम करने का, जो आपका मूल क्वेश्चन था कि पॉलिटिशियंस वर्सेस ब्यूरोक्रेट्स का, तो ब्यूरोक्रेट्स ने क्या करा कि वो रिसर्च करना, मेहनत करना, पढ़ना लिखना वो छोड़ दिया और पॉलिटिकल शू में जाके बैठ गए। उनको खुश करने के चक्कर में कि कल लीजिए सब, कल ये ड्राफ्ट ले आए, गूगल में गए, सर्च किया, निकाला, उसके एप्लीकेशन पड़े हुए। तो ये प्रॉब्लम ब्यूरोक्रेट्स के साथ है। और पॉलिटिशियंस का प्रॉब्लम ये है कि मैं सब जानता हूँ, आपको कुछ पता नहीं है। जनता मेरे पास आती है, मुझसे कहती है, इसलिए मैं ये सारे काम कर रहा हूँ। तो ये लाजमी है कि दोनों पक्ष अपना अपना कार्य छोड़ के दूसरे का कार्य करने की कोशिश करते हैं, तो लिहाजा ये टकराव। सर, हिंदुस्तान का कोई भी स्टेट हो, कोर्ट की बात हो, तो जो सबसे बड़ा पेंडेंसी की वजह मिलती है जिसमें सरकार इन्वॉल्व होती है डायरेक्टली,
कि एफिडेविट ही नहीं जमा करती है सरकार। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल तक करती है। अक्सर तो कोर्ट को चीफ सेक्रेटरी को कॉल करना पड़ता है। वजह क्या है सर? उसका मूल कारण क्या है कि जो आज गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर था, जो पहले ब्यूरोक्रेसी का एक पार्ट होता था हायरार्की में एक डिफरेंट लेवल 3 लेवल तो मिनिमम हुआ ही करते थे पहले। आज सारी हायरार्की ख़त्म हो गई है। आज क्या हो गया है, सारे कंट्री में एक चीफ एग्जीक्यूटिव मॉडल आ गया है। या तो सीएम सेंट्रिक गवर्नमेंट है स्टेट में, या पीएम सेंट्रिक गवर्नमेंट है सेंटर में। तो रिजल्ट क्या हो रहा है, उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, ये इस तरह की कैजुअलिटीज़ हो रही है। सेक्रेटरीज वगैरह को मालूम नहीं है कि कोर्ट के इम्प्लीकेशंस, कोर्ट प्रोसीजर क्या है, एफिडेविट का मतलब क्या है। वो कोई ऐसा एफिडेविट समझ लेते हैं कि जैसे मुझे किसी रजिस्ट्रार के सामने जाके ये देना है कि साहब मेरी उम्र इतनी है, मैं यहाँ का पढ़ा हुआ हूँ, इस तरह के एफिडेविट उसका अर्थ समझ लेते हैं। दे आर नॉट जस्ट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। मैं एक छोटा सा सिस्टम बताऊँ कि पूरे आप देश में देख लीजिए, इस न्यायालय ऊपर से लेकर नीचे तक बने हुए हैं। नीचे के न्यायालय का कोई भी निर्णय क्या लागू होता है? अगर नीचे का न्यायालय एक पटवारी, जो म्यूटेशन प्रोसीडिंग्स हैं, अगर बोर्ड से कोई ऑर्डर आ जाता है तो पटवारी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता। अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध है, वो सीधे तहसीलदार को भेज देगा, वो कलेक्टर को भेज देगा, साहब इसमें अपील करनी है, साहब 90 दिन का लिमिटेशन का टाइम है। अरे भाई, आप ये क्यों नहीं कर सकते? कोर्ट का ऑर्डर है, आप म्यूटेशन रजिस्टर में सीधा लिखिए जमाबंदी में कि साहब ये ऑर्डर है, स्टे करा जाता है। अगर वो हायर कोर्ट्स उसको वेकेट कर देती है, वापस कर दीजिएगा कि भाई हायर कोर्ट से वेकेट हो गया, वापस पुराने नाम पे। कोई आदमी उसको करने को तैयार नहीं है। तो आज जो ये एक बड़ी भारी भरकम समस्या पैदा हो गई है कि जो सिविल सर्वेंट्स है, जो इन चीज़ों को हैंडल कर रहा है, उसे इन प्रोसीजर्स का, कोर्ट के ऑर्डर्स का, उसके इंस्ट्रक्शंस का, एफिडेविट्स का, फॉर्मेलिटीज़ का उसको बेसिक्स नहीं पता है। वो इसको घुमाता रहता है। नो अपील का एक डिसीजन होता है सरकार में, आपको ध्यान हो, हाई कोर्ट के फैसले आ जाते हैं, सरकार में कमेटी में जाता है कि सर इसको नो अपील के लिए डिसीजन लेंगे सेक्रेटरी साहब। अरे आपको उसकी मीटिंग्स नहीं होती। 5 लोग को कमेटी है, उसमें लॉ डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी, ये बैठे हुए हैं उसके अंदर। अब वो निर्णय लेंगे, फाइल आती है, कोई डिसीजन को पढ़ के नहीं आता। अरे भाई, लीगल एक्सपर्ट जो आता है लॉ वाले से, उससे पूछते हैं भैया क्या करना है इसके अंदर। तो आजकल वो क्या जवाब देते हैं, सेक्रेटरी से पूछते हैं सर आपकी क्या इच्छा है, करना है या नहीं करना है। ऐसे ये डिसीजंस आजकल हो रहे हैं। तो नेचुरली ये इस तरह की सिचुएशन पैदा हो। सर, जो नए आईएएस उनके लिए आप क्या सीख देना चाहेंगे? उनके मैसेज उनके लिए क्या होगा? भाई, नए आईएएस ऑफिसर्स के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि भाई देखो, तुम पढ़ लिख के मेहनत करके आए हो, पढ़ाई से पीछा मत छोड़ना। अगर अपने को इंटेलेक्चुअली अलाइव रखोगे, बौद्धिक रूप से अलाइव रखोगे, तो स्काई इज़ द लिमिट। वरना तुम भी, जैसे आपने कहा कि कैसे स्पाइनलेस हो गई है ब्यूरोक्रेसी, कैसे एक ऑर्डिनरी रट में कन्वर्ट हो गई है, वैसे बन जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया लीगल ऑफिसर से बात करने का। तो आप थे रविशंकर श्रीवास्तव जी, जो रिटायर्ड आईएएस हैं, और साफ तौर पे कहा कि अगर आईएएस पढ़े लिखेगा नहीं तो जाहिर सी बात है गलतियाँ उनकी होगी, और काम ईमानदारी से करिए, ना कि किसी के प्रेशर में आकर या किसी की इन्फ्लुएंस में आकर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत जल्द एक नए गेस्ट के साथ, एक नए इशू के साथ एक बार फिर हम आप हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।